मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री में कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एडजॉर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म का हेडिंग दे दिया था। उससे पहले हम लोगों ने सारी पॉइंट को डिस्कस कर दिया था। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। लिखिए तो हेडिंग दीजिए तो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि कोई भी पार्टिकल जो है, हम लोग गैसियस पार्टिकल की बात करेंगे तो किसी भी सॉलिड मैटर के जा करके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता था। मतलब कि कोई एडजॉर्बेंट जो था एडजॉर्बेंट पे जा करके एडजॉर्ब हो जाता था। इसके पीछे क्या ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कोई पार्टिकल जा करके एडजॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पानी है और पानी का छींटा इस पर मार दिया तो क्या रीजन है कि पानी के छींटा इस पर जाके एडजॉर्ब हो गया। इसमें इंक है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि मैंने लिखा और इसके सरफेस पे जाकर के एडजॉर्ब हो गया। आज उसी मैकेनिज्म को डील करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले समझिए उसका मैकेनिज्म क्या है। मान लीजिए सपोज कि ये हमारे पास कोई हमारा सॉलिड मैटर है और ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलते थे एडजॉर्बेंट। क्या बोलते थे इसको? एडजॉर्बेंट बोलते थे। और यहां पर क्या है आपका एडजॉर्बेंट है, गैसियस पार्टिकल है जो जा करके इसके सरफेस पे क्या करेगा, एडजॉर्ब होगा, है ना, इस तरीके से। अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, देखो इस साइड को हम लोग बोलते हैं बल्क। क्या बोलते हैं इसको बाबू? बल्क। और इसको एडजॉर्बेंट बोलते थे, जिसको बाउंड्री बोलते थे, सरफेस बोलते थे, जो भी बोलते थे। ठीक है ना। कहता क्या है कि किसी भी सॉलिड मैटर के, है ना, दो पार्ट, एक हो गया बल्क पार्ट और दूसरा हो गया सरफेस यानी कि एडजॉर्बेंट, जैसे इसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। तो कहता क्या है कि इसके सरफेस पे यानी कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पे यानी जो एडजॉर्बेंट होगा उसके पास भी कुछ छोटे छोटे उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ना। हमने इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली समझाने के लिए क्या किया, माइक्रोस्कोप में गया और इसको यहां से कट करके माइक्रोस्कोप में देखा क्या कि इस तरीके से है कोई पार्ट। अब यहाँ पर इसको एडजॉर्बेंट मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि ये बाउंड्री है, यहाँ नहीं। हमने क्या किया कि इस एडजॉर्बेंट को यानी कि जो सरफेस है उसको डिसेक्ट किया, कट किया। और कट करने के बाद क्या किया हम लोगों ने कि देखा कि ये भी क्या है पार्टिकल में, यहाँ पर भी बहुत सारे पार्टिकल क्या है इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा बल्क हो गया। इस बल्क के अंदर भी क्या है, बहुत सारा पार्टिकल प्रेजेंट है। कहता है क्या कि बल्क के अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरे भाई अगर कोई मैटर है तो उसका कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। हम लोग पिछले सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं सब चीजें के बारे में। तो कहता है कि अंदर में यानी कि जो बल्क में जो होता है, बल्क में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कहता है जो फोर्स लगाता है ना, वो फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। यानी कि बल्क के अंदर में यानी कि बल्क में जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल एक दूसरे पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। और ये जो फोर्स होता है वो बैलेंस नेचर का होता है। मतलब मान लो कि यहाँ पर दो पार्टिकल है इस तरीके से, तो अगर ये पार्टिकल अगर इस पर मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये वाला पार्टिकल भी इस पर कितना का फोर्स लगाएगा, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। मतलब कि इसके अंदर जो पार्टिकल जहां पर स्थिर है वहीं पर स्थिर रहेगा, जो पार्टिकल जहां पर है सेम पोजीशन पर रहेगा। इसके अंदर किसी भी प्रकार का रैंडमनेस नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टिकल ऑलवेज दूसरे पार्टिकल पर एक बैलेंस नेचर का फोर्स लगाता है। अगर एक पार्टिकल इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो दूसरा पार्टिकल भी उसके पहले वाले पर कितना का फोर्स लगाएगा, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ये मैकेनिज्म में बोलता है कि बल्क के अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पे बैलेंस नेचर का फोर्स लगाते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन जो सरफेस पे जो पार्टिकल रहते हैं, मैंने इसको सरफेस दिखा दिया है और कहता है कि सरफेस पे जो पार्टिकल जो रहते हैं प्रेजेंट, इनके बीच में अनबैलेंस फोर्स होता है। क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स होता है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो ये वाला जो पार्टिकल होगा इस पार्टिकल पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा।
3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, हो सकता है कि 7 न्यूटन का फोर्स लगा दे, है ना। मतलब कि इनके फोर्स का जब कुछ रिजल्टेंट निकालिएगा तो कुछ न कुछ डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस फोर्स, जैसे मान लो सरफेस पे कि यहाँ पर मैंने बोला कि ये पार्टिकल इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है और ये पार्टिकल इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो मेरे रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा। जैसे 5 में से 2 घटा तो कितना, 3 न्यूटन का फोर्स क्या हो गया, इनके फोर्स का डिफरेंस हो गया, इनके फोर्स का रिजल्टेंट हो गया। अब ये 3 न्यूटन फोर्स की वजह से इसके सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे, यहाँ पर मैं छोटा छोटा दिखा रहा हूं, ये सरफेस के जो पार्टिकल होंगे वो अनबैलेंस फील करेगा ना। अनबैलेंस फील करेगा मतलब उसके पास रैंडमनेस होगी, इधर उधर क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। ये इसी अनबैलेंस अमाउंट ऑफ फोर्स का इस्तेमाल जो होता है, ये बाहर वाले पार्टिकल को अपने तरफ एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, लगा देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्यों कोई पार्टिकल है, कोई एब्जॉर्बेंट है, किसी एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे जा करके एब्जॉर्ब होता था, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एब्जॉर्बेंट पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अनबैलेंस नेचर का होता है। अनबैलेंस का मतलब एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेज होंगे। जितना डिफरेंसेज होगा, जितना रिजल्ट मिलेगा उसको, जैसे मैंने बोला कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ये इस पर क्या करता है कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाता है और ये पार्टिकल इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5 में 2 बराबर कितना, 3 न्यूटन। यही 3 न्यूटन फोर्स का जो इस्तेमाल है क्या करता है, एब्जॉर्बेंट को अपने तरफ खींचने में, अट्रैक्ट करने में, अपने ऊपर क्या करना है, एक्यूमुलेट करने में क्या करता है, लगाता है। यानी कि कोई भी सॉलिड मेटल के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा वो अनबैलेंस होगा, और उसी अनबैलेंस फोर्स का इस्तेमाल जो है क्या करता है, एब्जॉर्बेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करने के लिए लगाता है। ये इसका मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया। चलिए लिख लेते हैं इसी बात को, 2 लाइन में, ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा अगर ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कोई पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और क्यों जो होता है आपके सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सरफेस के पार्टिकल पे जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बल्क के अंदर में जो फोर्स लगता है पार्टिकल के बीच में वो बैलेंस होता है, और वो बैलेंस फोर्स एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यही कारण है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता था वो फास्ट प्रोसेस होता था, है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के केस में पूरा इंटायर बल्क में, पूरा एक बल्क में एक समान रेट से एब्जॉर्प्शन होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या थे, बैलेंस थे, और यहाँ पर फोर्स क्या थे, अनबैलेंस थे। तो जितना अनबैलेंस फोर्स होगा पार्टिकल को फटाफट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पर तो उसकी बात ही नहीं है ना, चाहे शुरुआत का हो चाहे लास्ट का हो, सारा चीज एक समान पूरे यूनिफॉर्मली रेट से इस बल्क में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है ना। कोई अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि आखिर क्यों, क्वेश्चन ये पूछ दे कि आखिर क्यों जो होता है एब्जॉर्प्शन के केस में यूनिफॉर्म रेट होता है, तो बोलेंगे कि बल्क के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस नेचर का होता है। और बोलेगा कि एब्जॉर्प्शन फास्ट क्यों होता है, तो बोलेगा कि सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है अनबैलेंस होता है। उस अनबैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही उस पार्टिकल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लिखेंगे कि इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, लिखेगा द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction between the constituent particle of adsorbent मतलब सरफेस वाला पार्टिकल, adsorbent will be unbalanced in nature,
लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दिस अनबैलेंस नेचर ऑफ force of adsorbent are responsible for the attraction लिखिए या adsorption लिखिए, adsorption of adsorbent है ना। सरफेस पर एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल के बीच का जो इम्बैलेंस फोर्स होता है वही क्या करता है, पार्टिकल को अट्रैक्शन में या एडजॉर्प्शन करने पर क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना, यहां पर लिख दीजिएगा, देयर इज बैलेंस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द constituent particle of bulk. This balance force not responsible for adsorption। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा, मैंने एडजॉर्प्शन लिखा है, माने कि बल्क के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बैलेंस नेचर का होता है, और वो बैलेंस फोर्स क्या होता है, एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पांसिबल, नॉट रिस्पांसिबल फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्बेंट। क्लियर हो गया, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं लिखिएगा, है ना, एक हेडिंग दे करके लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन लिखेंगे। इसी में लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, है ना, लिखेंगे इसी में, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का ही पार्ट है, लिखेंगे यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, एडजॉर्प्शन की कहानी खत्म होगी, अब बस हो गया एडजॉर्प्शन की बातें होंगी, ठीक है ना। पूरे सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट हो जाएगा हम लोग का एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट हो जाएगा कैटलिस्ट और एंजाइम, और तीसरा पार्ट हो जाएगा कोलवाइड, ठीक है ना। तो हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, कल हम लोग का एडजॉर्प्शन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, एक लेक्चर और लगेगा, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को 11th क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है ना, तो उसका जहां तहां इस्तेमाल नहीं के बराबर जो भी इस्तेमाल हो वो सरफेस केमिस्ट्री में पड़ेगा। बस आपको एक इक्वेशन याद रखना है, क्या याद रखना है, आप यहां पर याद रखिएगा, है ना, गिब्स इक्वेशन याद रखिएगा, गिब्स इक्वेशन याद रखिएगा। ये क्या होता है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है, इसको याद रखना है, है ना। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा इस तरह से कि इफ डेल जी बराबर निगेटिव, देन रिएक्शन जो होगा या प्रोसेस जो होगा, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है ना। अब देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होगा कि कोई रिएक्शन है या कोई प्रोसेस है वो अपने आप होगा, सेल्फ होगा, ठीक है ना, उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार स्टार्ट हो गया तो वो अपने आप होते रहेगा, ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन भी जो होता है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। डेल जी को हम लोग बोलते हैं गिब्स एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू, गिब्स एनर्जी। अब क्या होता है गिब्स एनर्जी, ये सब डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, बस आपको याद करना है, बस थोड़ा सा 2 मिनट का एप्लीकेशन है, इसके बाद कहीं इसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, है ना, बल्कि पूरे केमिस्ट्री में कहीं इसका एप्लीकेशन फिर नहीं मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में फिर यही वाला इक्वेशन एक बार फिर आएगा। तो आप बस इसको याद रखना, ठीक है ना, क्या होता है कैसे होता है ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो डेल जी को बोलते हैं, है ना, चेंज होता है, डेल यहाँ डेल्टा जो साइन दिया रहा है वो चेंज होता है, ठीक है ना,
चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है। तो यह हमारा गिब्स थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में गिब्स इक्वेशन होता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेल जी का वैल्यू निगेटिव हो गया तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सेल्फ, है ना, अपने आप स्वयं रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा टर्म क्या है मेरा पर, डेल एच है। दूसरा पॉइंट क्या है, डेल एच है। डेल एच को बोलते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। या इसको बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन इंथैल्पी एडजॉर्प्शन पढ़ रहे तो पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू जब निगेटिव होगा तो प्रोसेस कहलाता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच का वैल्यू अगर मान लो कि पॉजिटिव हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोथर्मिक बोलते हैं। बस ये टर्म बस याद रखिएगा कि डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं, हीट बाहर निकल रहा है। कोई काम किया तो हीट बाहर निकल रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अब मेरे यहाँ बॉडी से पसीने निकल रहे हैं तो हीट एनर्जी बाहर निकल, मतलब प्रोसेस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अभी जो मैं वर्क कर रहा हूं क्या है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच क्या हो गया, निगेटिव हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार देख लिखिएगा यहाँ पर, डेल्टा एस जो होता है इसको बोलते हैं इंट्रोपी। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोपी बोलते हैं। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है, इट मींस इट इज रैंडमनेस, रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे क्लासरूम में आप लोग बैठे हुए, मैंने एग्जांपल क्लासरूम में भी दे चुका है कई बार आप लोग को पढ़ाते समय, कि अगर क्लास में सब लोग एक साथ बैठा हुआ है, कोई हल्ला गुल्ला, सब लोग अपने पोजीशन पे अपनी सीट पे बैठा हुआ, तो बोलेंगे कि उसका इंट्रोपी जीरो हो गया, है ना। लेकिन क्योंकि उसमें कोई हिल डोल नहीं है, कोई रैंडमनेस नहीं है। लेकिन जैसे ही छुट्टी हुआ तो सब लोग हिलते डुलने लगता है, सब इधर उधर जाने लगता है, तो बोलते हैं कि उसकी इंट्रोपी बढ़ गई, मतलब उसके रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गए। मतलब जो व्यक्ति स्टैटिक है तो इंट्रोपी उसका जीरो, और जब मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो कहते हैं कि उसकी इंट्रोपी चेंज कर गया, इंट्रोपी बढ़ गया, मतलब उसके अंदर रैंडमनेस आ गया, ठीक है। तो डेल्टा एस को बोलते हैं इंट्रोपी, इसका मतलब इट इज रैंडमनेस होता है। कहता है क्या कि अगर इफ डेल्टा एस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि इंट्रोपी डिक्रीज कर गया। क्या कर गया बाबा, इंट्रोपी क्या कर गया, ठीक है, इंट्रोपी क्या कर गया आपका, डिक्रीज कर गया, है ना। मतलब कि डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होगा, यानी कि क्या है कि इंट्रोपी उसकी डिक्रीज कर गई। रैंडमनेस जो था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, है ना, तो उसको बोलेंगे इसकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, उसकी इंट्रोपी बहुत ज्यादा है ना। जैसे जैसे रैंडमनेस कम होता जाएगा बोलेंगे उसकी इंट्रोपी घट रही है। तो ये सब टर्म हो गया, इस टर्म को याद रखिएगा। इसी पर बेस है क्या हमारा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ क्या, एडजॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट कीजिए, पहले हो गया। चलो अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में क्या क्या पॉइंट बोलता है। तो पहला पॉइंट बोलता है क्या कि एडजॉर्प्शन जो होगा वो कहता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में हम लोग देखा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में पहला पॉइंट लिखिएगा ये करके इस तरीके से कि द एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला, इट मींस डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब कैसे रिलीज करेगा इसको भी देख लीजिए। मान लें कि सपोज दैट कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ये इसके सरफेस पर जाकर के एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी अभी हम लोगों ने मैकेनिज्म में डील किया था कि सरफेस के पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में अनबैलेंस फोर्स काम करता है, और उस अनबैलेंस फोर्स का इस्तेमाल जो है
सरफेस के पार्टिकल पर जो अनबैलेंस फोर्स होता है, उस अनबैलेंस फोर्स का इस्तेमाल क्या करता है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच के लगने वाले जो फोर्स हैं इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे अपने अनबैलेंस फोर्स के माध्यम से कुछ ना कुछ काम करेगा। अब इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो कुछ वर्क डन होगा, और वर्क डन जब होगा तो अपना जो फोर्स को इस्तेमाल करेगा वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। मान लीजिए सपोज है कि अभी मेरे पास बहुत सारा एनर्जी है ना, और मान लीजिए कि गेट पर कोई बाहर कोई लड़का है, उस लड़के को अपने तरफ खींच कर लाएंगे तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा ना, ऐसे वो आ नहीं रहा है तो उसको पकड़ के जब अपने तरफ खींचेंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमको जब फोर्स लगाया तो इसका मतलब कि हमने कुछ काम किया, जब काम किया तो कुछ एनर्जी लॉस करेंगे, वही लॉस जो एनर्जी होगा वो हीट के फॉर्म में होता है। और जब कोई सिस्टम एनर्जी लॉस करेगा उसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ तो क्यों बोलेगा कि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि इट इज ड्यू टू सम वर्क इज डन बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस। बोल लेंगे, देखेंगे it is due to some work is done ऐसे कर दो for attracting the adsorbent किसको बोलते थे, पार्टिकल को। attracting the adsorbent लिखेंगे during this work done some energy will be released in the form of heat, hence delta H क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और प्रोसेस विल बी क्या, एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्लियर हो गया? तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे पता चलेगा, डेल्टा एच के साइन से, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे बी में, बी पॉइंट लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन accompanied by decrease in entropy, यानी कहता है कि जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, accompanied का मतलब होता है कि कंपनसेट करना, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो कहता है कि सिस्टम की इंट्रोपी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दैट इज बोल सकते हैं कि फॉर एब्जॉर्प्शन डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ही मैंने बताया था कि डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब इंट्रोपी घट जाना। अब कैसे होता है जरा देखो, समझना है, सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सब, ठीक ना। ये सब जो टर्म है बस इस टर्म को बस याद रखना कि डेल्टा एस नेगेटिव और इंट्रोपी डिक्रीज करती है। इंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस होता है, मूवमेंट होता है। अब देखो यहां पर मान ले कि पार्टिकल है, ये सॉलिड मैटर है, और यहां पर तेरे पास क्या है, एडजॉर्बेंट है, और ये सरफेस पे क्या होगा, छोटे छोटे मैं पार्टिकल बना देता हूं, इनके बीच में अनबैलेंस फोर्स है। अब जब अनबैलेंस फोर्स होगा तो इधर उधर मूव करेगा। अभी पढ़ा हम लोग कि बल्क के अंदर में बैलेंस फोर्स था तो ये मूव नहीं करता था, अपने पोजीशन पर स्टैटिक रहता था। लेकिन यहां पर क्या है, अनबैलेंस फोर्स है, सरफेस पर क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में अनबैलेंस है, और जब अनबैलेंस होगा तो इधर उधर मूव करेगा। यानी कि जब तक इसको एब्जॉर्ब नहीं किया था, इनके अनबैलेंस फोर्स थे, उस समय इनकी रैंडमनेस ज्यादा थी, इनकी एंट्रोपी
ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही अपने अनबैलेंस फोर्स का इस्तेमाल किया इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने में, तो इनके अनबैलेंस फोर्स का तो इस्तेमाल हो गया। अब तो वो अनबैलेंस फोर्स रहा नहीं, और रहा होगा भी तो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इनके अनबैलेंस फोर्स तो इस्तेमाल होगा इसको अट्रैक्ट करने में, यानी कि अब रैंडमनेस रहा नहीं, यानी कि अब पहले जैसा एंट्रोपी ज्यादा नहीं रहा, यानी कि जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी, इसकी रैंडमनेस डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही है, लिख देंगे ड्यूरिंग द adsorption the unbalanced force used in attraction of adsorbent हो या adsorbent है ना, adsorbent है ना, in this process the randomness of particle present at the surface, मतलब कि adsorbent surface क्या हो जाएगा, get decreases, that is entropy decreases, और जब entropy decreases करेगा मतलब डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना ये सब आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा लिखने के लिए, ये आपको थोड़ा सा अंदर जाकर के डीप नॉलेज दे दिया गया है। बस आपको याद रखना कि एंट्रोपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अनबैलेंस फोर्स का इस्तेमाल करके खुद को बैलेंस कर लिया, अब उसमें हिलडुल नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कहता है क्या कि तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कहता है कि एड्सॉर्प्शन जो होगा वो कहता है क्या कि एड्सॉर्प्शन आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। लिख लेंगे यहां पर सी में, द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन is spontaneous in nature, spontaneous in nature, यानी कोई भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए दैट इज कह सकते हैं कि डेल्टा जी बराबर कितना, डेल्टा जी बराबर कितना हो जाएगा, निगेटिव। अभी पढ़ा तो था हम लोग ने कि डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए हो जाएगा। तो कहता है कि डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, तो हम जानते हैं फ्रॉम गिब्स एक साइंटिस्ट है, गिब्स इक्वेशन क्या था, डेल जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू कितना, डेल्टा एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो हमने मान लिया सपोज दैट कि ये हमारा मिनिमम है, कम है। हमने पढ़ा कि डेल्टा एच निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच निगेटिव है, मतलब कि क्या है, ये तुम्हारा कम है, और कम में से इतना पोर्शन को घटाएंगे तो ये रिजल्टिंग कितना हो जाएगा, निगेटिव नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज दैट कि यहाँ पर डेल जी है और डेल्टा एच का वैल्यू जैसे मान लो कि 3 है, और टी इंटू डेल्टा एस का वैल्यू मान लेते कितना है, 5 है, तो 3 में से 5 हो जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, यानी कि डेल जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव कब हुआ, जब डेल्टा एच का भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। हाईली निगेटिव का मतलब था बहुत कम वैल्यू, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्लियर हो गया, वही चीज यहाँ पर। तो डेल जी बराबर डेल्टा एच डेल्टा एस हो जाएगा। लिखेंगे कि फॉर डेल जी बिकम निगेटिव व्हेन, कब निकलेगा, कब डेल्टा एच बिकम वेरी निगेटिव वैल्यू, है ना, यानी कि फॉर डेल जी निगेटिव, डेल जी निगेटिव कब होगा, जब व्हेन डेल्टा एच बिकम
वेरी निगेटिव वैल्यू। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। देखो यहां पर क्या करना है, आइए देखते हैं। मोबाइल में है ना, मोबाइल से रिकॉर्ड करना बड़ा अच्छी हो जाता है। यहाँ पर ठीक है। फॉर नाउ गिव्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच, अभी देखा हम लोगों ने। और इसका वैल्यू निगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, यानी कि बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं, नोट कर लीजिए, हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, ओवरऑल हम बोल सकते हैं, ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं भाई, बताओ तो, कि फॉर एनी प्रोसेस टू बी, लिखेंगे यहां पर, लिख सकते हैं स्टार देकर के लिखेंगे, दैट इज we say that for adsorption process PRO होता है, adsorption process to be accompanied by क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा एच बराबर निगेटिव, डेल्टा एस बराबर निगेटिव, और डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी कि कह सकते हैं कि अगर ये सारा कंडीशन अगर सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक सप्लाई अगर कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस, यानी कि एडजॉर्प्शन होगा। यानी एडजॉर्प्शन होने के लिए डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होगा, डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होगा, और डेल जी का वैल्यू निगेटिव होगा, तब जाके बोला जाएगा कि एडजॉर्प्शन जो होगा प्रोसेस होगा। यानी कि एडजॉर्प्शन को होने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। डेल्टा एच के निगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज कर, जो मेरे पास एनर्जी था वो रिलीज कर दिया, यानी कि मेरा एनर्जी क्या हो गया, घट गया। इंट्रोपी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। डेल जी का वैल्यू निगेटिव है, मेरी डेल जी का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, डेल्टा एच है ना, लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सब क्या है, ऑल आर डिक्रीजेज। किसके लिए बाबू, किसके लिए डिक्रीज कर जाता है, आपके एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलो नोट करो। एक पॉइंट और देख लेते हैं यहां पर, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल, मतलब कि बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जिस समय रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। यानी कि एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, है ना। यहां पर लिखेंगे, यहां पर डी पॉइंट कर दो, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर रेट ऑफ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक ना। ये कब होगा, इट हैपेंस, यह होता है, इट हैपेंस व्हेन डेल जी इक्वल टू कितना, 0। जब डेल जी का वैल्यू 0 हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाएगा, मतलब कि बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर रेट ऑफ क्या, एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं। अब क्वेश्चन आपका जवाब होगा, पूछेगा कि सर डेल जी कब जोड़ेगा, लिखेंगे डेल जी इक्वल टू 0 व्हेन डेल्टा एच बराबर टी इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एस। यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू टी इंटू डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। एच हम लोग जानते हैं कि डेल जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है। अब डेल्टा एच लिख दिया माइनस
डेल्टा एच बराबर टी इंटू डेल्टा एस है, यानी कि टी इंटू डेल्टा एस के बदले में डेल्टा एच लिख सकते हैं, इतना के बदले में डेल्टा एच लिख सकते हैं। डेल्टा एच में से डेल्टा एच घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए डेल्टा जी इक्वल टू कितना, 0। और ये हो जाएगा किसके लिए, फॉर एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो ये था आपको थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, ये चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। लिखिएगा टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के कितने टाइप होते हैं, लिखिएगा एडजॉर्प्शन 2 प्रकार का होगा, 2 टाइप्स को होंगे। एक लिखेंगे, एक का नाम होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरे का नाम होगा केमिकल एडजॉर्प्शन। दूसरे का नाम क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक ना। एक होगा मेरा फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या होगा मेरा केमिकल एडजॉर्प्शन। पहला इसको कर दीजिए 1 और इसको कर दीजिए क्या बाबा, 2 कर दीजिए। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये में लिखेंगे कि सर फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखिए क्या होता है। कहता है क्या कि ये हमारे पास कोई एडजॉर्बेंट है, सरफेस है, कोई सॉलिड मैटर है और उसका ये हमारा क्या है, कोई सरफेस है और यहाँ पर मेरे पास कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कहता है कि अगर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर यहाँ जा करके एक्युमुलेट होता है और कहता है कि इस पार्टिकल को इस सरफेस पे पकड़ने वाला, अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही कमजोर फोर्स होगा। क्या होगा, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है। ऐसे फोर्स को वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। कहता है कि जब कोई भी गैसियस मैटर अगर किसी सॉलिड मैटर पर, किसी एडजॉर्बेंट पे अगर जा करके अट्रैक्ट होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन बोला जाता है। यानी कि ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें कि एडजॉर्बेंट जो होगा, एडजॉर्बेंट पे जाकर के एक्युमुलेट करेगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ वीक फोर्सेस, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे। कहता है दूसरा पॉइंट में कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को कभी कभी फिजियोजॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का दूसरा नाम फिजियोजॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पहले डेफिनेशन, है ना, लिखेंगे द एडजॉर्प्शन प्रोसेस in which adsorbent get adsorbed at the adsorbent by weak van der Waals forces, van der Waals force of attraction, फोर्सेस है FORCES है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, then it is called फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि द फिजिकल एडजॉर्प्शन is also known as फिजियोजॉर्प्शन, PHYASI, फिजियोजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलिए या फिजियोजॉर्प्शन बोलिए, दोनों एक ही मतलब है। फिजिकल एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, फिजियोजॉर्प्शन बोलते हैं। तो क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जब कोई एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेंट जाकर के एक्युमुलेट होगा, उसको एक्युमुलेट करने वाला जो फोर्स होना चाहिए, वो कैसा फोर्स होना चाहिए,
बहुत ही कमजोर फोर्स नहीं है, वीक फोर्स होना चाहिए, वीक वांडरवाल फोर्स। वीक फोर्स को क्या नाम दिया गया? वांडरवाल फोर्स नाम दिया गया। वैसे भी हम लोग जानते हैं गैसियस पार्टिकल, गैसियस स्टेट पढ़े थे तो वहां पर चर्चा हुआ था वांडरवाल्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए ये हो गया डिफिनीशन। फिर लिखेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन, उसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर अलग अलग उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन के बारे में। नोट कीजिए इसको जल्दी से। लिखेंगे लिखिएगा दूसरा क्या था मेरा? केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? केमिकल एडजॉर्प्शन, यहां पर कोई मेरे पास कोई सॉलिड सरफेस है, यहां पर मेरे पास कोई गैसियस पार्टिकल है, ये इसके सरफेस पे जाकर के क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। पढ़ते हैं प्रोसेस कहलाता है एडजॉर्प्शन। कहता है कि इस प्रोसेस को केमिकल एडजॉर्प्शन बोलना है। तो कहिएगा कि जब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में, ये यहां पर आता है और इसके सरफेस, इन दोनों के बीच में अगर कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड। देखो केमिकल बॉन्ड भी क्या है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कहता है कि जब कोई भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जा करके एडजॉर्ब होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से, कोई भी एडजॉर्बेंट किसी एडजॉर्बेंट पे जा करके एक्युमुलेट होगा, अट्रैक्ट होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक नहीं होता है। कैसा होता है? कोवैलेंट होता है। कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो जब कोई भी एडजॉर्बेंट पे जाके अट्रैक्ट होगा भाया द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड क्या? केमिकल एडजॉर्प्शन। यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का बनना जरूरी है। अगर वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है तो जाकर के एडजॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि केमिकल बॉन्ड हो गया तो कंडीशन हो गया कि ये एटम और इस एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तभी ये जाकर के इस पर एक्युमुलेट करेगा। अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये जाकर के एक्युमुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए। केमिकल बॉन्ड को बोलता है क्या? कि केमिकल बॉन्ड जो होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका जो सेकेंड नेम होगा केमिकल एडजॉर्प्शन का क्या होगा? केमिजॉर्प्शन। तो लिखेंगे हम लोग, लिखिएगा कि द एडजॉर्प्शन प्रोसेस in which adsorbent get attracted with adsorbent by the formation of chemical bond। अब बगल में लिख लीजिएगा कौन सा केमिकल बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जनरली कोवैलेंट बॉन्ड माना जाता है, ठीक ना। देन इट इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे द केमिकल एडजॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज द केमिकल एडजॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज केमिजॉर्प्शन। क्या उसको बोलेंगे हम लोग?
केमियोजॉर्सन बोलते हैं या केमीजॉर्सन बोलते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, केमीजॉर्सन या केमियोजॉर्सन, सब एक ही वर्ड है। केमीजॉर्सन बोलिए, केमियोजॉर्सन बोलिए या आप केमिकल एडजॉर्सन बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना, बारी बारी से करके पढ़ेंगे। पहले फिजिकल एडजॉर्सन पढ़ेंगे, फिर उसके केमिकल एडजॉर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल एडजॉर्सन या फिजिकल एडजॉर्सन। मिटाएं, चलो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखिएगा हेडिंग दे दीजिए, बोल्ड हेडिंग, फिजिकल एडजॉर्सन। पहला स्टार्ट कीजिए, ये तो डिफिनीशन था हम लोग का कि फिजिकल एडजॉर्सन क्या होता है और केमिकल एडजॉर्सन क्या होता है। चलो लिखेंगे हम लोग, पहला लिखिएगा, आप लिखो, हेडिंग लगा दो बढ़िया से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्सन। फिजिकल एडजॉर्सन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मतलब क्या क्या इनके गुण होते हैं। तो पहला चीज होता है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब लैक का मतलब होता है, क्या होता है, कमी होना, और स्पेसिफिसिटी का मतलब स्पेसिफिक नेचर का। तो फिजिकल एडजॉर्सन जो होता है वो कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता है। लिखेंगे द फिजिकल एडजॉर्सन नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि नेचर में क्या होगा, स्पेसिफिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अच्छा, सबसे पहले तो बात करेंगे क्या पर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। ऐसे समझो, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल को क्या कर लेगा, वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। केमिकल एडजॉर्सन जो होता था वो स्पेसिफिक नहीं होता था, सॉरी, केमिकल एडजॉर्सन स्पेसिफिक होता था, लेकिन फिजिकल एडजॉर्सन क्या होगा, वो स्पेसिफिक नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे देखो क्यों स्पेसिफिक नहीं, तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन होता है फोर्स की वजह से। जैसे मान लो कि यहाँ पर पार्टिकल है, और मान लो कि यहाँ पर सपोज है कि यहाँ पर गैसियस पार्टिकल है ना, और ये इसके सरफेस पे जा करके बहुत आसानी से वांडर वाल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। हो सकता है कि यहाँ पर लिक्विड भी होगा, लिक्विड भी जा करके इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि इनके बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तभी जाकर के अट्रैक्ट होगा, या लिक्विड पार्टिकल और एब्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा तभी जाकर के अट्रैक्ट होगा। ये फोर्स है। हो सकता है ऐसा कि फोर्स का इस्तेमाल करके इतना एब्जॉर्ब कर लिया, हो सकता है कि ये पार्टिकल लिक्विड गया इसको भी एब्जॉर्ब कर लिया, हो सकता है कोई सॉलिड पार्टिकल वो भी जाकर के यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो इसको बोलते हैं कि नॉट स्पेसिफिक, यानी कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है कि वहां पर यही पार्टिकल जाकर के एब्जॉर्ब होगा। उसके पास तो फोर्स है, अपने फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे जो भी अट्रैक्ट हो जाए। जैसे कहने का मतलब होता है कि एक, जैसे कि मान लीजिए सपोज है कि मैं अपने बारे में बता दूं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूं, है ना, कभी मैं वेजिटेरियन हुआ करता था, बट अभी मैं वेजिटेरियन हूं। तो अभी मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, यानी कि मेरे पास कंडीशन हो गया कि हम अगर घर में मांस मछली बन जाए तो हम उसको नहीं खाएंगे, ठीक है ना। एक होता है वेजिटेरियन, सॉरी, एक होता है नॉन वेजिटेरियन, जो क्या होता है कि मांस मछली खाएगा, और एक होता है, और क्या होता है, जो सब कुछ खाता है, कुछ भी खा लेगा, है ना, जैसे कि मांस मछली भी खा लेगा, वेज भी खा लेगा, कुछ भी खा लेगा, जैसे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी ला करके रख दो सब खा लेगा। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल जाकर के इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि तुमको हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसके पास जितना अपना कैपेबिलिटी है, फोर्स है, उतना इस्तेमाल करके अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो पार्टिकल सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसियस हो, ठीक है ना। केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में उल्टा हो जाएगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। दो पार्टिकल है,
केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है या यूं कहे कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तभी ये जाकर के एडजॉर्ब होगा। अगर ये इसके सरफेस के पार्टिकल से अगर केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है तो ये एडजॉर्ब नहीं करेगा। तो इसको बोलेंगे कि ये केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लिख लीजिए, इट इज ड्यू टू, लिखेंगे क्यों नहीं होता है स्पेसिफिक, लिखेंगे इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स, यानी बगल में लिखिएगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, समझा गया। दूसरा कहता है कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। कौन? फिजिकल एडजॉर्प्शन। रिवर्सिबल का मतलब समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए सपोज है कि पानी है और पानी को हमने क्या किया कि लो टेम्परेचर किया, 0 डिग्री सेल्सियस किया तो वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो पानी से क्या बन गया? बर्फ, यानी कि लिक्विड से बन गया सॉलिड, और फिर उसको हीट करेंगे तो सॉलिड से क्या हो जाएगा? लिक्विड में, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि ये कोई सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड पर क्या आ गया? कोई गैसियस पार्टिकल आकर के, प्लस का मतलब यहाँ पर एडजॉर्प्शन हो गया, तो ये बन जाएगा इस तरीके से कि सॉलिड हो गया और क्या होगा? ऐसे एक स्लैश देते हैं हम लोग इस तरीके से, इसको बोलते हैं इंटरफेस, बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, और यहाँ पर लिख दिया क्या मैंने? गैस लिख दिया, है ना? क्या लिखा? सॉलिड प्लस गैस क्या बन गया? सॉलिड के सरफेस पर क्या हो गया? गैस एब्जॉर्ब हो गया। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर मान लें कि तेरे पास सॉलिड है ना, और इस तरह से मैंने बोला था गैस है, और हमने क्या किया? यहाँ पर हीट एनर्जी दे दिया। क्या दे दिया? हीट एनर्जी दे दिया। तो क्या हो जाएगा? सॉलिड अलग हो जाएगा और फिर से गैस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी कि ये दूसरे का क्या है? रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है, वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्लियर है? नोट कीजिए। इसके बाद इसको इधर से लिख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े, चलो देखो, या इसी को देखो हम फिर से इधर लिख देते हैं बढ़िया से। ऐसे लिख लेना, सॉलिड प्लस गैस, ये बनता है सॉलिड और गैस, ठीक है। और यहाँ पर हीट कर दिया जाएगा, हीट एनर्जी कर दिया जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा? सॉलिड गैस अलग हो जाएगा। ये जो साइन होता है रिवर्सिबल का साइन होता है, ठीक है। क्या आ गया? ये रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा। इसका तीसरा कैरेक्टर कहता है क्या कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा, सरफेस एरिया को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या करेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि इतना है, ये सरफेस एरिया है मेरा, तो सरफेस एरिया है एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्टिकल एडजॉर्ब है। ये इतना सरफेस एरिया है। अगर हमने क्या किया कि सरफेस एरिया बड़ा कर दिया, तो स्वाभाविक से जब सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बहुत सारे पार्टिकल को ज्यादा ये एडजॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पर 15-16 थे, यहाँ पर लगभग 100 पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या करता है? बढ़ जाता है। लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, surface area, on increasing surface area, the magnitude of physical adsorption get increases। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है।
चौथा पॉइंट लिखिएगा, इसको बाद में भी पढ़ेंगे हम लोग, जब फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, तो वहां पर भी एक बार फिर से नाम लिया जाएगा, है ना। कहता है इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टीलेयर ऑफ adsorbate multi-layer of adsorbate form at the adsorbent, यानी कहता क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट कि ये हमारा पर कोई सॉलिड मैटर है ना, और यहाँ पर पार्टिकल है इस तरीके से, है ना। अब इस पर क्या हो रहा है कि ये एडजॉर्ब हो रहा है, क्लियर है, और पूरा कवर कर दिया, मतलब कि पूरा का पूरा सरफेस जो है इसका एडजॉर्ब हो गया, जितना भी एडजॉर्बेंट था इसके पूरे एडजॉर्बेंट पे जाकर के पार्टिकल क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। इतना एडजॉर्प्शन के बाद भी और भी फिर से बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर क्या हो गए, चले आए, है ना, और भी पार्टिकल को एडजॉर्ब कराना है। तो अभी भी जब तक इसके पास अपना फोर्स रहेगा, थोड़ा बहुत जितना से ज्यादा हो सके, है ना, मान लो कुछ अनबैलेंस फोर्स था, उस अनबैलेंस फोर्स का इस्तेमाल करके इसको एडजॉर्ब करके एक लेयर बना दिया। हो सकता है कि अभी भी कुछ इसके पास कुछ फोर्स बचा हुआ है, तो फिर से इस पर क्या करेगा, पार्टिकल को एक लेयर और बनाएगा। हो सकता है एक लेयर और बनाए, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा उतना ज्यादा का लेयर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये एडजॉर्बेंट हो गया, और ये एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेंट का मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर ये मैं सोचना कि सर फोर्स बहुत कमजोर है, तो कितना इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स कमजोर है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा, है ना, आई बात समझ में। तो उतना फोर्स, जितना फोर्स होगा उतना पार्टिकल को क्या करते जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो यहाँ पर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ऐसे मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है। दीज आर मल्टी लेयर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। किसके केस में होगा मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, किसके केस में होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में। क्लियर हो गया, चलिए नोट कीजिए इतना तक, ठीक है। यहां पर लिख दो, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ, एक्चुअली इट इज ड्यू टू presence of van der Waals force of attraction। ठीक है, इतना नोट कीजिए। तब कैरेक्टर देखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर में, पांचवा कैरेक्टर हो जाएगा हम लोग का। कहता है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, या इसी को बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। ये देखते हैं क्या होता है, पहले समझ लीजिए, इसका एक डिफिनेशन लिख लेंगे। देखो ये हमारे पास कोई एडजॉर्बेंट हो गया, कोई सॉलिड हो गया, और ये आपका इसका सरफेस हो गया जिसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और यहाँ पर क्या है, कोई गैसियस पार्टिकल है। तो कहता है क्या, ये एडजॉर्बेंट और ये हो गया एडजॉर्बेंट। कहता है कि एक मोल क्या होता है, एक मोल एडजॉर्बेंट का, एक मोल एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज कर जाए, रिलीज करेगा तभी तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। कहता है क्या कि जब एक मोल ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है ना, एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब होता है और उसके दौरान जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, रिलीज करता है, उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, या इसको बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख दो कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व का मतलब निकलना, बगल में लिख लो रिलीज when 1 mole of adsorbate
get adsorbed at the adsorbent is called enthalpy of adsorption या इसी को क्या बोलते थे, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर है? कहता है कि द इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा, द इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा, द इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ, या फॉर कर दो, फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा विल बी वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। दैट इज डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है, इसका रेंज याद रखिएगा, 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है? 20 से लेकर के 40 यानी 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है ना। यानी कि अब आपका क्वेश्चन है कि सर इसका वैल्यू लो क्यों होगा, तो आपको पता है कि ये मेरा एडजॉर्बेंट हो गया, ये सरफेस एडजॉर्बेंट हो गया, यहाँ पे पार्टिकल हो गया। अब इसके पास जो फोर्स है क्या है, बहुत लो लेवल का फोर्स है, मतलब कि बहुत कमजोर फोर्स है। तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए जितना कमजोर फोर्स रहेगा, मतलब जो भी उसके पास फोर्स रहेगा उतना ही क्या करेगा, लगाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर है, वीक फोर्सेस है। तो ये वीक फोर्स है, तो वीक फोर्सेस को इस्तेमाल करेगा अट्रैक्ट करने के लिए। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स होने की वजह से क्या होता है कि इसका इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, बहुत लो होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिकल है ना, और ये कमजोर फोर्स से इधर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए सरफेस की जो पार्टिकल है बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। जैसे मान लो कि ये दीवार है ना, और बहुत मतलब कि दीवार ये जो है बोल रहे तो क्या है, कागज का बना हुआ है ना, कागज का जो कॉपी का जो कूट होता है ना उसके जैसा। तो उसको तोड़ने के लिए हम सिंपली एक मुक्का मारेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। उसमें मेरा एनर्जी बहुत कम लगा, फोर्स बहुत कम लगा, एनर्जी बहुत कम रिलीज हुआ, डेल्टा एच का वैल्यू बहुत कम नेगेटिव हुआ। अगर मान लो कि ये दीवार है तो क्या मैं इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा एनर्जी लगाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब उतना ज्यादा डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोलेंगे कि उस केस में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या बहुत ज्यादा है। केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो उसको फोर्स को बनाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा, तो उसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि फोर्स क्या है, कमजोर फोर्स है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, लिख रहा है तो लिख लो यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसके बारे में। इट इज ड्यू टू presence of weak force कौन सा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग छठा प्रॉपर्टीज, लिखिएगा छठा प्रॉपर्टी लिखिएगा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है ना। छठा पर रहेगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब होता है कि सरफेस कैसा है, ठीक है। तो कहता है कि अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा एडजॉर्ब होगा, अगर सरफेस एरिया बहुत कम होगा तो कम एडजॉर्ब होगा, हो जाएगा ना। दूसरा चीज ये बोलता है कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में मान लो कि ये अगर सतह है ना, तो इसका सरफेस एरिया अगर लार्ज होगा, सरफेस एरिया अगर बहुत ज्यादा, तो एडजॉर्प्शन क्या होगा इसके, बोल, बहुत ज्यादा। अगर सरफेस एरिया इसका कम होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। पहला में पॉइंट हो गया इसका, पांचवा पॉइंट का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है बताओ, कहते हैं कि अगर मान लो कि सरफेस स्मूथ है,
तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। स्मूथ सरफेस पे फिसलन बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्शन बहुत कम होगा, नहीं के बराबर। जैसे कोई सरफेस बहुत चिकना है तो आप उस पर तो आसानी से आपका पैर फिसल जाता है, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो जब स्मूथ सरफेस रहेगा तो अट्रैक्शन बहुत कम होगा, एक्युमुलेशन कम होगा, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन बहुत कम होगा। लेकिन यही सरफेस अगर रुखड़ा कर दिया जाए, रुखड़ा कर दिया मतलब कि रफ सरफेस कर दिया जाए, स्टिकी बना दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन फास्ट होगा, एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एडजॉर्बेंट का मतलब, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब होता है कि वो कैसा है, स्मूथ है कि रफ है ना, या उसका सरफेस एरिया छोटा है कि सरफेस एरिया बड़ा है। तो यहाँ पर इस सेंस में हम लोग बात करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट means physical appearance of surface, that is यहां पर लिखेगा सरफेस एरिया, यहां पर लिख रहा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं बताओ, लिखेंगे सरफेस दो तरह से हो सकता है, एक होगा स्मूथ होगा और या होगा रफ होगा। तो जब स्मूथ सरफेस होगा तो लिखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, लो हो जाएगा। अगर सरफेस स्मूथ हो तो एडजॉर्प्शन बहुत कम होगा, फिसल जाएगा, एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो जब सरफेस स्मूथ हो, सरफेस को क्या बोलते थे, एडजॉर्बेंट बोलते थे। अरे बाबा नहीं याद हो रहा क्या है सर, एडजॉर्बेंट यदि स्मूथ होगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम। और यही एडजॉर्बेंट अगर रफ होगा है ना, तो क्या होगा इसका, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, मोर हो जाएगा, मोर मतलब ज्यादा। ठीक है, चलिए हो गया छठा, लिखेंगे सातवां, बढ़ा दिए यहीं पर, जल्दी नोट करो फटाफट। चलो लिखेंगे 7 में, लिखेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, एडजॉर्बेट। अभी पढ़े थे एडजॉर्बेंट के बारे में, अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, एडजॉर्बेट के बारे में। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का मतलब होता है कि जितना इजीली तरीके से एडजॉर्बेट अट्रैक्ट हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि वो गैसियस पार्टिकल जो है लिक्विफिएबल है कि नहीं। जो गैस जितना लिक्विफिएबल होगा उतना ही आसानी से क्या करेगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। यही बात समझ में। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट means that liquefaction nature of adsorbate। ठीक है, लिखेंगे more the liquefiable gases, मतलब कि एडजॉर्बेट की बात करेंगे हम लोग, है ना। एडजॉर्बेट आपका लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिलेबस के अनुसार गैसेस की बात होगी, तो मैं गैसेस की बात करूंगा। कहता है कि मोर द लिक्विफिएबल गैसेस यानी एडजॉर्बेट गेट इजीली एडजॉर्ब्ड एट द एडजॉर्बेंट, यानी कि जितना ज्यादा गैसियस, जब तो गैसियस स्टेट में रहेगा तो पार्टिकल वांडरिंग बहुत ज्यादा होता है, इधर उधर भागने की ज्यादा रहेगा। लिक्विड में आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। लिक्विफिकेशन पढ़ाया है प्रॉपर्टी जो गैस में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस
क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद करो, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर जितना ज्यादा उतना ज्यादा लिक्विफिकेशन। इसके बाद क्या बताया था, ये ए का वैल्यू याद है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ए को वान डेर वाल फोर्स कांस्टेंट, और बी को क्या बोलते थे, देखो इसको बोलते थे वान डेर वाल फोर्स कांस्टेंट, बोलते थे कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था गैसियस मॉलिक्यूल में। पढ़िएगा प्रॉपर्टी जो गैस में मिलेगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वहां डिटेल पढ़ा है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्रिटिकल प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बढ़ जाएगा। और ये क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम यानी कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो क्रिटिकल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम, कम होगा तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशन है ना, याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ए का वैल्यू ज्यादा, ए का वैल्यू ज्यादा तो क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा, क्रिटिकल प्रेशर ज्यादा तो लिक्विफिकेशन ऑफ क्या, गैस ज्यादा, और जितना इजीली लिक्विफाइड करेगा उतना ही एडजॉर्बेंट में जाकर के इजीली क्या कर जाएगा, एडजॉर्ब कर जाएगा, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, हो गया। एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी, उसको भी लिख लीजिए, 8वां पॉइंट लिखो, डाल इसको, 8 नंबर पॉइंट लिखिएगा, देखेंगे 8 नंबर पॉइंट, द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, बस इतना समझ ले किसी काम को करने के लिए उसको एक्टिवेट करना, ठीक है ना। वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि कम एक्टिवेशन एनर्जी से पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कमजोर फोर्स है ना, अपन अनुसार तो पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो लिखेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉट नीड एनी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, या इसको हम और करके लिख सकते हैं, बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसको दूसरे शब्द में बोलेंगे क्या इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी कम, तो होगा भी तो बहुत क्या होगा, कम। दैट इज कह सकते हैं, दैट इज कह सकते हैं इट हैज वेरी लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी इफ नीड, अगर इसको जरूरत पड़ी, लिख दिया है एनर्जी इफ नीड, अगर जरूरत पड़ी, नीड का मतलब होता है जरूरत पड़ना, अगर जरूरत पड़ी तो कितना, बहुत कम, वेरी लो वैल्यू, क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो 8 जो कैरेक्टरिस्टिक है ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का हो गया। ठीक उसी प्रकार से केमिकल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट और नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों सेम रहेगा केमिकल के केस में। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो केमिकल के केस में हाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूंगा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉट स्पेसिफिक था तो केमिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना। ये हमारा रिवर्सिबल था तो वो हमारा इरिवर्सिबल होगा। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन फिजिकल में कम था तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया वहां पर भी बढ़ाएंगे तो उसका वो भी बढ़ेगा, है ना। तो बाकी इसमें 4-5 पॉइंट सेम है, जो उल्टा कर देना है, बाकी सब हो गया, ठीक है ना। चलिए आज की कहानी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में कल जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक, फिर दोनों में अंतर पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि मल्टी लेयर एब्जॉर्बेंट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यानी मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, फिजिकल में कि केमिकल में, है ना। तो फिजिकल में, केमिकल के केस में यूनि लेयर होता है, मोनो लेयर होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो जेईई में पूछा हुआ, आपका नीट में भी पूछा हुआ है। लेकिन कल का जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी बनाना पड़ेगा हम लोग को। मतलब कल का जो क्लास होगा,
कंपटीशन सेक्शन से भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड सेक्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कल एक अंतर देखेंगे फिजिकल एजुकेशन केमिकल एजुकेशन में, पहले केमिकल एजुकेशन पढ़ेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक, दोनों में अंतर देखेंगे, फिर उसके बाद इनका एग्जांपल्स देखेंगे, फिर फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन देखेंगे, ठीक है ना, क्या उनको फैक्टर्स को अफेक्ट करता है उसको देखा जाएगा। चलिए आज की गाइड कहानी यहीं तक, ठीक है ना। मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है ना, और अपना काम करते रहिए, क्या ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।